हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू को, जटिल ऊतक को। हमने पहले परमानेंट टिश्यू के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। हमने बात की थी कि परमानेंट टिश्यू किसे कहेंगे। उससे पहले हमने विभजोतक के बारे में पढ़ा था। परमानेंट टिश्यू जो हैं उन्हें 3 भागों में हमने डिवाइड किया था, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और ग्लैंडुलर। सिंपल टिश्यूज़ को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ को। जटिल ऊतक क्या होते हैं? जटिल ऊतक कोशिकाओं के ऐसे समूह हैं जो एक से ही उत्पन्न हुए हैं, यानी उनकी उत्पत्ति समान है, परंतु वो संरचना में भिन्न भिन्न हैं। जो भी कोशिकाएं हैं वो अलग अलग आकार की हो सकती हैं, परंतु वो विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए एक साथ वो ग्रुप है। तो हम यहाँ देखते हैं कि उत्पत्ति और कार्य में समान भिन्न भिन्न आकृति एवं आकार वाली कोशिकाओं का समूह जटिल ऊतक का निर्माण करता है। जटिल ऊतक और सरल ऊतक में अंतर यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि सरल ऊतक में कोशिकाओं का समूह उत्पत्ति, संरचना और कार्य तीनों में समानता दिखाता है, जबकि जटिल ऊतक में उत्पत्ति समान है, कार्य समान है, लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होती है। जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों जटिल ऊतक के भाग हैं, या जटिल ऊतक को 2 भागों में बांटा जाता है, जाइलम एवं फ्लोएम। इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि इनका मुख्य कार्य क्या है? ये विभिन्न पदार्थों का संवहन करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जाइलम का काम क्या है और फ्लोएम का काम क्या है, कि जाइलम मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है और फ्लोएम के द्वारा फोटोसिंथेट्स को संवहन किया जाता है। तो दोनों ही संवहन से संबंधित हो गए, इसीलिए इनको संवहन ऊतक नाम भी दिया जाता है। डिटेल में आज की क्लास में हम जाइलम को डिस्कस करने वाले हैं। जाइलम जो शब्द है वो कार्ल नेगेली ने दिया था। यदि इस वर्ड की उत्पत्ति की बात करें तो ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है जाइलोज, जिसका अर्थ होता है वुड या कास्ट। इस जाइलोज से जाइलम वर्ड ओरिजिनेट हुआ है। जाइलम को उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं प्राइमरी जाइलम और दूसरे को कहते हैं हम सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम कौन है? प्राइमरी जाइलम जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि वह जो पहले उत्पन्न हुआ, और सेकेंडरी जाइलम जो बाद में बन रहा है। तो प्राइमरी जाइलम वो है जिसकी उत्पत्ति पौधे की प्रारंभिक वृद्धि के दौरान होती है, यानी प्राथमिक वृद्धि के दौरान होती है। और द्वितीयक जाइलम वो है जिसकी उत्पत्ति पौधे की द्वितीयक वृद्धि अर्थात उसकी मोटाई बढ़ने के दौरान होती है। तो जो प्राथमिक जाइलम है उसको हम देखते हैं कि वो प्रोकैम्बियम से उसका डेवलपमेंट होता है। प्रोकैम्बियम के बारे में हमने मेरिस्टेम को पढ़ते समय चर्चा की थी। वही प्रोकैम्बियम है ये, प्राक एधा, उससे प्राइमरी जाइलम का निर्माण होता है या उत्पत्ति होती है। सेकेंडरी जाइलम की उत्पत्ति जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके दौरान एधा से इसका निर्माण होता है, यानी वेस्कुलर कैम्बियम से। हम प्राइमरी जाइलम को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि प्राइमरी जाइलम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं प्रोटोजाइलम और दूसरे को कहते हैं मेटाजाइलम। ये नाम हमने कई बार सुने हैं। आज इनमें क्या अंतर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। कि प्रोटोजाइलम वो है जो प्रोकैम्बियम से सबसे पहले विकसित हो, और प्रोकैम्बियम से ही विकसित हो कौन? मेटाजाइलम होता, ये भी क्योंकि प्राथमिक जाइलम का पार्ट है। तो मेटाजाइलम परंतु बाद में विकसित होगा। कब? जब प्रोटोजाइलम का निर्माण हो जाएगा, उसके पश्चात मेटाजाइलम का निर्माण होता है। प्रोटोजाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं वो छोटे छोटे आकार की होती हैं, जबकि मेटाजाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं वो बड़े आकार की होती हैं। यदि उनको अनुप्रस्थ काट में काट कर हम देखते हैं तब हमें ऐसा दिखाई देता है। आगे अन्य अंतरों में हम बात कर रहे हैं कि प्रोटोजाइलम पादप अंग का जब पूर्ण दीर्घीकरण होता है उससे पहले विकसित हो जाता है। मान लो एक टहनी का विकास होना है, तो शुरुआत में प्रत्येक टहनी तो छोटे आकार की होगी। उसी समय प्रोटोजाइलम का निर्माण हो चुका है। अब ये टहनी धीरे धीरे पूरी लंबाई प्राप्त कर रही है। अब जब ये पूरी लंबाई प्राप्त कर लेती है उसके पश्चात ही मेटाजाइलम परिपक्व होगा।
इसीलिए जब प्रारंभ में टहनी पतली है, छोटी है, तो बनने वाली कोशिकाएं हमने देखी थी, हमने बात की थी, छोटे आकार की हैं, और इसकी कोशिकाएं जो मेटाजाइलम की है वो बड़े आकार की हैं। जब टहनी छोटी है तो उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए ये छोटे आकार के इसमें ट्रेकियल जो एलिमेंट्स हैं वो पाए जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोटोजाइलम में कम मात्रा में वाहिकीय तत्व पाए जाते हैं, संवहन तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं। ट्रेकियरी एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जाइलम में ट्रेकिएट्स और वेसल्स को ही ट्रेकियरी एलिमेंट्स कहा जाता है। ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि मेटाजाइलम में ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटोजाइलम के जो ट्रेकियरी एलिमेंट्स हैं, ट्रेकिएट्स और वेसल्स, उनकी गुहा छोटी होती है क्योंकि वो बहुत पतले होते हैं। पतले होने के कारण उनके बीज के अंदर मृत कोशिका के बीच में जो गुहा बन रही है, ल्यूमेन बन रही है, वह कैसी होगी? छोटे आकार की। और मेटाजाइलम में गुहा कैसी हो जाएगी? बड़े आकार की। आगे और डिफरेंसेस देख लेते हैं हम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में, कि प्रोटोजाइलम में जो स्थूलन पाए जाएंगे वो कैसे मिलेंगे? वलयाकार या सर्पिलाकार। स्थूलन को हम डिटेल में देखेंगे आगे जब हम ट्रेकियरी एलिमेंट्स को पढ़ेंगे तब। अभी हमें केवल ये ध्यान रखना है कि प्रोटोजाइलम में केवल वलय के आकार के या सर्पिल आकार थिकनिंग पाई जाती है, और जो मेटाजाइलम होता है उसके अंदर हमें जालिकावत और गर्ती प्रकार के स्थूलन पाए जाते हैं, यानी रेटिकुलेट और पिटेड प्रकार के। इन दोनों में हमें पता लग रहा है कि जब ये पहले बना है तो इसकी बजाय जो बाद में बना है उसको एडवांस टाइप का ही समझा जाएगा। तो वलयाकार और सर्पिल जो स्थूलन होते हैं उन्हें आदिम प्रकार का माना जाता है, और जो जालिकावत और गर्ती होता है उन्हें एडवांस प्रकार के माने जाते हैं। आगे अंतर दे रखा है कि प्रोटोजाइलम में टाइलोसिस नहीं बनेंगे और मेटाजाइलम में टाइलोसिस पाए जाते हैं। टाइलोसिस होते क्या हैं, हम यहाँ चित्र से समझते हैं। ये एक ट्रेकिएट्स है रफली, और इसमें ये गर्त है, और इनके पास में यहाँ पर पेरेन्काइमा की कोशिकाएं मौजूद हैं। यदि किसी भी कारण से प्रेशर लग रहा है पादपन की वृद्धि के दौरान, तो पेरेन्काइमा की कोशिकाएं चूँकि इतनी कठोर नहीं होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, वो दबने लग जाती हैं, और दब कर जिधर भी उनको जगह मिलेगी उस साइड में जाने की कोशिश करेंगे। तो इसी कारण वो ये जो गर्त हैं उनके अंदर से प्रवेश करते हुए इसकी गुहा के अंदर गुब्बारे की तरफ फूल जाती हैं। ये गुब्बारे की तरफ फूला हुआ पेरेन्काइमा का पार्ट ही टाइलोसेज कहलाता है। इसके कारण क्या होगा? ये जो ट्रेकियरी एलिमेंट है, ये वेसल्स भी हो सकता है, ट्रेकिएट्स भी हो सकते हैं, इनकी गुहा अवरुद्ध हो जाएगी, और अवरुद्ध हो जाने के कारण इसके अंदर से फिर जल का परिवहन होना बंद हो जाता है। बाद में इसके अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ जमा हो जाते हैं, और जमा होकर इसको पूरे तरीके से भर देते हैं। इस प्रकार ये जो ट्रेकियरी एलिमेंट्स थे, इनसे जो वुड का निर्माण होगा वह वुड गहरे काले रंग की होने लग जाती है। अब हम जो बात कर रहे थे, हमने क्या बात की? हमने बात की कि जो प्रोटोजाइलम है उनमें टाइलोसिस नहीं मिलते और मेटाजाइलम में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोटोजाइलम के जो ट्रेकियरी एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे आकार के हैं, उनमें पिट भी मिलेंगे तो बहुत छोटे मिलेंगे। इस प्रकार की स्थिति है। इनमें गर्त हैं वो भी। पहली बात तो इसमें पिटेड स्थूलन नहीं मिलता, वलयाकार मिलता है। वलयाकार स्थूलन मिलने के कारण उनको जो पेरेन्काइमेटस सेल हैं उनको फैलने के लिए और स्पेस मिल जाता है जो बीच में मौजूद हैं। जबकि मेटाजाइलम में एक तो इनकी गुहा ही पतली है प्रोटोजाइलम की, तो उसके अंदर घुसकर टाइलोसिस नहीं बन पाते हैं, और मेटाजाइलम में वो आराम से बन पाते हैं। दूसरा रीज़न क्या है कि प्रोटोजाइलम की जो ट्रेकियरी एलिमेंट्स हैं, ट्रेकिएट्स वगैरह हैं, उनमें किस प्रकार का स्थूलन मिल रहा है? वलयाकार मिलेगा या फिर कैसा मिलेगा? सर्पिलाकार स्थूलन मिलेगा। तो कि ये वाला भाग जहाँ पर स्थूलन है वो वाला भाग तो ज़्यादा टाइट है, जहाँ पर स्थूलन नहीं है वहाँ कम टाइट है। तो
वहाँ पर उनकी भित्ति में दबाव पड़ने से वो भित्ति ही थोड़ी बहुत जगह प्रदान कर देती है किनको, पेरेन्काइमेटस सेल्स को। इस कारण उनके अंदर की तरफ टाइलोसिस का निर्माण नहीं हो पाता। एक तो गुहा भी पतली और दूसरा उनको दूसरी जगह मिल रही है प्रेशर रिलीज करने के लिए, तो टाइलोसिस का निर्माण कैसे होगा। तो ये हो गया दूसरा अंतर। आगे हम देख रहे हैं कि जल और खनिज के संवहन हेतु अधिक दक्ष कौन है। अधिक दक्ष मेटाजाइलम है, क्योंकि उसकी लूमेन ज़्यादा चौड़ी है और ये कम दक्ष हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि यदि हम अनुप्रस्थ काट में देखेंगे तो प्रोटोजाइलम की सेल्स हैं वो छोटे आकार की दिखाई देंगी और मेटाजाइलम की सेल्स कैसी दिखाई देंगी, बड़े आकार की। एग्जाम्पल के तौर पर हम नीचे एक स्टेम का टीएस ले रहे हैं, उस टीएस में हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। जहाँ छोटे आकार की कोशिकाएं हैं वो प्रोटोजाइलम है, जैसे कि ये देखिए। जहाँ पर बड़े आकार की सेल्स बनती हैं वो ये हैं, ये मेटाजाइलम हो गया। तो हमें काट में भी एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। और ये जो सेल्स होती हैं ये मोटी भित्ति वाली होती हैं, क्योंकि ट्रेकियड्स और वेसल्स इनकी मोटी भित्ति होती हैं, तो ये गहरा अभिरंजन भी लेंगी। और इसीलिए किसी भी स्टेम की टीएस में, रूट की टीएस में हमें स्पष्ट पता लग जाएगा कि प्रोटोजाइलम वाल कहाँ है और मेटाजाइलम कहाँ पर है। प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर जाइलम को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो एक्जार्क, एंडार्क और मिजार्क। एक्जार्क क्या होता है, बाह्य आदिदारुक। एंडार्क होता है अंतः आदिदारुक। मिजार्क होता है मध्य आदिदारुक। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यदि आदिदारुक यानी प्रोटोजाइलम बाह्य स्थिति में है तो हम बोलेंगे एक्जार्क। यदि आंतरिक स्थिति में है तो हम बोलेंगे एंडार्क, और मध्य की स्थिति में है तो हम बोलेंगे मिजार्क। इसको चित्र से ज़्यादा स्पष्टता से समझ पाएंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ सबसे पहले एक्जार्क को, हम एक टीएस को देख रहे हैं जिसके अंदर हमें बीच में जाइलम दिखाई दे रहा है। अब उस जाइलम की सेल्स में हम देखेंगे कुछ छोटे आकार की सेल्स हैं और कुछ बड़े आकार की हमें सेल्स दिखाई दे रही हैं। ये जो छोटे आकार के और गहरा विरंजन लेने वाला पार्ट है ये प्रोटोजाइलम, जो बड़े आकार का और गहरा विरंजन ले रहा है वो मेटाजाइलम। उसमें प्रोटोजाइलम कहाँ है, इसकी परिधि की तरफ है, यानी बाहर की तरफ है। और निर्माण का हम क्रम देखें, पहले प्रोटोजाइलम बनता है फिर मेटाजाइलम बनता है, यानी विकास कैसे हुआ, बाहर से भीतर की ओर जाइलम का डेवलपमेंट हुआ है। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट जो बाहर से भीतर की ओर हो उसे हम सेंट्रीपिटल अभिकेंद्री डेवलपमेंट कहते हैं। तो ऐसा जाइलम हमें कहाँ देखने को मिलता है, यह हमें रूट्स में देखने को मिलता है। मूल, जितनी भी हम मूल की आगे टीएस का स्टडी करेंगे तब हमें ज़्यादा आसानी से ये चीज़ याद रहेगी कि उनमें जाइलम कैसा है, एक्जार्क प्रकार का। आगे हम देख रहे हैं एंडार्क प्रकार का। एंडार्क कब होगा, जब प्रोटोजाइलम केंद्र की स्थिति की ओर हो और मेटाजाइलम बाहर की स्थिति की ओर हो। उसमें हम देख रहे हैं अंदर से बाहर की ओर तरफ जाइलम का कंप्लीट डेवलपमेंट हुआ है। इस प्रकार का डेवलपमेंट सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्री प्रकार का विकास कहलाता है। इस प्रकार का जाइलम हमें किस में देखने को मिलेगा, यह हमें स्टेम या तने में देखने को मिलता है। इससे नेक्स्ट है मिजार्क। ये फर्न में देखने को मिलता है जब प्रोटोजाइलम को दोनों तरफ से मेटाजाइलम ने घेर रखा हो, तो ऐसा जाइलम मिजार्क प्रकार का जाइलम कहलाता है और यह फर्न में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम जाइलम के बारे में, जो जाइलम के जो सेल्स हैं, ट्रेकियड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।